गुड मॉर्निंग एवरीवन। ऑडियो वीडियो क्लियर है आप लोगों तक? हाँ जी। ठीक है। तो पार्ट वन से लेकर पार्ट एट तक पिछले 8 क्लासेस से हम लोग क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते आ रहे हैं। पॉलिटी के क्वेश्चन करें, ज्योग्राफी के क्वेश्चन करें, हिस्ट्री के क्वेश्चन करें, और थोड़े बहुत नहीं अच्छे खासे वैरायटी में हमने कवर करे। ठीक है। आज भी आपके क्वेश्चन मिक्स हैं, ज्योग्राफी के भी हैं, हिस्ट्री के भी हैं, और आज एक सब्जेक्ट और आपका ऐड हो गया, जनरल साइंस। ठीक है। तो कुछ क्वेश्चंस आपके जनरल साइंस के भी हैं। तो ये सारे क्वेश्चंस हम लोग वन बाय वन डिस्कस करेंगे। हिबू जी, अब देखिए, अब ऑडियो आ रहा होगा, नहीं आ रहा होगा तो एक बार बैक करके फिर से ओपन करिए क्लास। हाँ, ऑडियो तो आ रहा है। ठीक है, एक बार फिर से चेक करिए। बाकी लोगों को तो कोई दिक्कत नहीं है ना? हाँ जी। तो अब देखो, टाइम अब आपका कम से कम होता जा रहा है, मिनिमम से मिनिमम होता जा रहा है। तो जैसे जैसे टाइम कम हो रहा है, सबसे पहले तो स्ट्रेस नहीं बढ़ाना है। ठीक है। एक होता है एनजाइटी बढ़ने लगती है कि अब क्या होगा, अब क्या होगा। ये मैं बात कर रहा हूँ सीरियस एस्पिरेंट्स की, जिन्होंने वाकई में तैयारी करी है और जो सीरियसली इस एग्जाम को देने जा रहे हैं। ठीक है। तो इसमें प्रॉब्लम क्या क्रिएट होने लगती, एनजाइटी होने लगती जैसे जैसे टाइम क्लोज आ रहा है, कि ये भी रह गया, वो भी रह गया। देखो, कॉम्पिटिटिव एग्जाम का जो सिलेबस होता है, कभी भी आप 100% कंप्लीट कर ही नहीं पाते हो। ठीक है। इतना सिलेबस रहता है कि 100% कभी कंप्लीट नहीं हो पाता है। बट आपको ये इंश्योर करना होता है कि जो इम्पोर्टेंट पोर्शन है वो आपका रेडी हो गया है या नहीं हो गया है। ठीक है। इम्पॉर्टेंट पोर्शन पे आपको नजर रखनी होती है। जो भी एग्जाम रिलेटेड ज्यादा इम्पोर्टेंट पोर्शन है, वो आपका रेडी हुआ है या नहीं हुआ है, उस पे नजर रखो। वो आपका कंप्लीट होना चाहिए। ठीक है। 100% सिलेबस किसी का भी पूरा नहीं होता है, लेकिन इस 100% में जो 60% इम्पोर्टेंट है, वो अगर आप कवर कर लेते हैं तो चांसेस आपके काफी बढ़ जाते हैं। ठीक है। तो एंजाइटी को रोकना है, बिल्कुल भी इसको अपने ऊपर हावी नहीं होने देना है। ये नेचुरल सी चीज है, ये होती है। ठीक है, टेंशन होती है, ये नेचुरल सी चीज है, लेकिन इसको बस आपको कंट्रोल करके रखना है जैसे तैसे। इसको एग्जाम में रिफ्लेक्ट नहीं होने देना है। एग्जाम में रिफ्लेक्ट करेंगे तो जो आते जाते सवाल है, वो भी आप खराब कर देंगे। ठीक है सर। चलो, तो सबसे पहले स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर वन। पिछली क्लासेस में एंशियंट और मिडिवल के क्वेश्चंस चल रहे थे। अब हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री पे पहुंच चुके हैं। ठीक है। तो व्हेन वाज द गांधी इरविन पैक्ट टेकन प्लेस? गांधी इरविन पैक्ट कब सुबह, कब साइन हुआ था? हाँ जी, डिकोजा डिकोजा जी, ये एक नेचुरल थिंग है। अगर आपने सीरियसली एग्जाम दे रहे हैं तो ऐसा होता है। बस इसको कंट्रोल करना है। कभी ज़्यादा प्रॉब्लम हो तो आंखें बंद करो और अपनी जो सांस है, ब्रीथ है, उस पर फोकस करो। तो थोड़ा सा आप लोग रिलैक्स महसूस करेंगे। 23 सियोट 1952।
ऐसा तो ऑप्शन भी नहीं है, इसी को कहते हैं सिली मिस्टेक। ऐसा तो ऑप्शन नहीं है, ऑप्शन ठीक से नहीं दिख रहा। कुर्स जी ऑप्शन तो इधर दिख रहे हैं, एक बार क्लोज करके फिर से ओपन करिए। बाकी लोगों को दिख रहे हैं ना ऑप्शन क्लियरली? देखो मेरे फोन में आपके कमेंट चलते रहते हैं ना, तो ये जो क्लास है मैं भी फोन से ज्वाइन करके रखता हूँ, ताकि मेरे को एग्जैक्टली वो स्क्रीन दिखती रहे जो आपको दिख रही है। और जो मुझे स्क्रीन दिख रही है इसमें स्क्रीन क्लियर है ना? तो बाकी लोगों को भी तो क्लियर है कि नहीं है? लाइव वाला बटन ब्लॉक कर रहा है। ओके, आप एक काम करो, कमेंट पे क्लियर करो। आप स्क्रीन पे टैप करो, क्योंकि पहले ऐसा होता था, अब जो है लाइव बटन ऊपर शिफ्ट हो गया है। और फेसबुक ऐप यूज कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं ताबा जी? आप फेसबुक ऐप यूज कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? फेसबुक ऐप यूज करिए, ठीक है। अदरवाइज नहीं दिख रहा है तो मैं क्वेश्चन फिर से रिपीट कर देता हूँ। व्हेन वाज गांधी इरविन पैक्ट टेकन प्लेस? गांधी इरविन पैक्ट कब साइन हुआ था? ठीक है, तो गांधी इरविन पैक्ट साइन हुआ था 5 मार्च 1931 में। 5 मार्च 1931 में गांधी इरविन पैक्ट साइन हुआ था। तो गांधी इरविन पैक्ट के साइन होने का रीजन क्या था? इसके पीछे की कहानी ये थी कि आपका ब्रिटिशर्स ने सॉल्ट टैक्स लगा दिया था, सॉल्ट पे टैक्स लगाया था। तो गांधी जी ने बदले में क्या लॉन्च किया? दांडी मार्च। दांडी नाम की एक जगह थी, अपना डंडा लेके गांधी जी गए, और उस दांडी वाली जगह जो कोस्टल एरिया था, वहां पे समंदर से पानी लिया और उसमें से नमक एक्सट्रैक्ट करके टेस्ट किया। यानी गवर्नमेंट की बात को डिसोबे किया। गांधी जी ने खुद का नमक बनाया और उस पर टैक्स पे नहीं किया। तो गवर्नमेंट की सॉल्ट टैक्स के अगेंस्ट ये एक प्रोटेस्ट था। तो दांडी मार्च के बाद गांधी जी ने स्टार्ट किया सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में जितने लोग थे सबने सरकारी ऑफिस को छोड़ दिया, गवर्नमेंट को बिल्कुल बॉयकॉट कर दिया था सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट होता है तो ब्रिटिशर्स परेशान हो गए, तो उन्होंने राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस बुलाई लंदन में। ठीक है, तो पहली राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई थी आपका 1931, 1931 के शुरुआती महीनों में हुई थी। लेकिन लेकिन उसमें दिक्कत क्या थी? उसमें दिक्कत ये थी कि सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के चलते हुए जितने भी बड़े बड़े नेता थे, लाइक क्या कहते हैं, आपका कांग्रेस के जितने भी बड़े नेता थे सब जेल में थे। तो फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस का इन्वॉल्वमेंट नहीं था, और कांग्रेस उस टाइम की सबसे बड़ी पार्टी थी। तो सबसे बड़ी पार्टी को ही आप नहीं बुला रहे हो, तो जनता की बात आप क्या करोगे? क्योंकि सबसे बड़ी जनता की रिप्रेजेंटेटिव उस टाइम कांग्रेस थी। तो फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हो गई फेल। अब सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के लिए गांधी जी को कैसे एग्री करें? गांधी जी एग्री नहीं हो रहे थे राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस पे आने के लिए। क्यों? क्योंकि वो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट चला रहे थे। वो कह रहे थे अब ब्रिटिशर से किसी भी तरह का कॉपरेट नहीं करेंगे। तो इस वजह से जो उस टाइम के वाइसरॉय थे लॉर्ड इरविन, उनसे कहा गया कि कुछ भी करके गांधी जी को राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में भेजो। तो इरविन गांधी जी को बुलाते हैं और उनके साथ एक समझौता, एक एग्रीमेंट साइन करते हैं, जिसे कहते हैं गांधी इरविन पैक्ट। गांधी जी से कहते हैं, गांधी जी दिक्कत क्या है? सारी दिक्कत नमक की है ना, चलो हमने सॉल्ट टैक्स हटा दिया, जितने सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट्स में आपके पॉलिटिकल प्रिजनर से उनको रिलीज कर दिया। तो बदले में गांधी जी भी सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को वापस ले लेते हैं। ठीक है, और एग्री कर जाते हैं कि सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में हम अपना प्रेजेंस दिखाएंगे। ठीक है, तो सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस को जेल से रिहा कर दिया जाता है और गांधी जी एग्री कर जाते हैं कि सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में हम प्रेजेंट रहेंगे। तो ये सारी जो चीजें हुई जिसमें गांधी जी ने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट रोका, ब्रिटिशर्स ने सॉल्ट टैक्स हटाया,
और गांधी जी एग्री कर गए सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में जाने के लिए, वो थी गांधी इरविन पैक्ट, जो कब साइन हुआ था? 5 मार्च 1931। ठीक है। और फिर सितंबर 1931 में गांधी जी फिर चले गए सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के लिए। ठीक है सर। हाँ, 1931 का जो लास्ट टाइम था उसमें सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुआ था, करीब करीब सितंबर का टाइम था, तो उसमें सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होता है। ठीक है सर। तो दैट इज द गांधी इरविन पैक्ट। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग वाज, ये वाज ग्रामेटिकली ठीक नहीं है, हु अमंग द फॉलोइंग फर्स्ट इनिशिएटेड, नहीं वाज ठीक है, वाज फर्स्ट इनिशिएटेड डिसिपल ऑफ अकबर्स दीन ए इलाही। अकबर ने अलग अलग रिलीजन्स को सुना और उनको सुनने के बाद एक नया सेक्शन क्रिएट कर दिया दीन इलाही, और लोगों से कहा इसको फॉलो करो। और दीन इलाही का उसने सिंबल बनाया, प्रे करने के लिए सिंबल बनाया सन को। ठीक है। और लोगों से कहा इसको फॉलो करो। तो दीन इलाही फॉलो करने वाला अकबर का पहला डिसिपल कौन था? तो वो थे सर आपका उनके नवरत्न में से एक बीरबल। ठीक है। अकबर का दीन इलाही फॉलो करने वाले जो नवरत्न थे उनमें से कौन एक थे? बीरबल। ठीक है। तो ये क्वेश्चन पहले भी प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में रिपीट हो चुका है, तो इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 3, हु अमंग द फॉलोइंग वाज नेम्ड एज जिंदा पीर और लिविंग सेंट इन मुगल पीरियड? जिंदा पीर किसको कहा जाता था? बाबर, अकबर, जहांगीर या औरंगजेब? हाँ जी सर, जिंदा पीर किसे कहा जाता था? बताइए सर। जिंदा पीर कहा जाता था औरंगजेब को। ठीक है। औरंगजेब का रूल रहा है 1658 से 1707। इसमें काफी कुछ औरंगजेब ने किया था। इसमें एक तो जो जजिया टैक्स आपका क्या कहते हैं अकबर ने बंद किया था, उस जजिया टैक्स को इसने फिर से स्टार्ट कर दिया था औरंगजेब ने। ठीक है। ये आपका जो गोलकोंडा, याद करो गोलकोंडा हमने पढ़ा था, तो गोलकोंडा और बीजापुर ये भी इसने क्या करा था? एनेक्स कर लिया था और मुगल एम्पायर का पार्ट बना लिया था। और जित मतलब आप कह सकते हो मैक्सिमम जो टेरिटरी थी वो मुगल्स के टाइम पे किसके एम्पायर में थी? वो थी औरंगजेब के एम्पायर में। ठीक है। मैक्सिमम टेरिटरी ऑफ मुगल्स अगर किसी और राजा के एम्पायर में रही है तो वो था आपका औरंगजेब। ठीक है। उसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट बात ये भी याद रखना, औरंगजेब को एक और टाइटल मिला था, उसने एक और टाइटल एक्वायर किया था, आलमगीर। ठीक है। औरंगजेब का एक और टाइटल था आलमगीर, इसको भी ध्यान रखिएगा। आलमगीर और जिंदा पीर तो अभी आपने क्वेश्चन में पढ़ ही लिया, ये किसके टाइटल है? औरंगजेब के। शिवाजी से औरंगजेब की बिल्कुल नहीं बनी, तो 1658 से 1707 ये औरंगजेब का टेन्योर था। और 1707 में औरंगजेब की डेथ के बाद फिर मुगल एम्पायर चरमराने लगा था। ठीक है। आप कह सकते हो लास्ट पावरफुल रूलर ऑफ मुगल एम्पायर वाज औरंगजेब। ठीक है। तो 1658 से 1707। चलिए, गुड मॉर्निंग सांगनो जी। वेल, moving to the next question, question number 4, which Sikh Guru was executed
बाय औरंगजेब। 10 सिख गुरु रहे हैं जिसमें से 2 सिख गुरुओं को मुगल्स ने एग्जीक्यूट किया था। एक को जहांगीर ने किया था, एक को औरंगजेब ने किया था। तो यहाँ पर पूछ रहा है औरंगजेब ने किस सिख गुरु को एग्जीक्यूट, एग्जीक्यूट मतलब कत्ल करना, मर्डर करना, किसको मारा था? गुरु तेज बहादुर, गुरु अर्जुन देव, गुरु हरगोबिंद या गुरु गोविंद सिंह? भूल गए? चलो ये रिवाइज कर देते, क्लास का नाम ही रिवीजन है। हाँ, तो जो नाइन्थ गुरु थे, ठीक है, जो नाइन्थ गुरु थे, गुरु तेज बहादुर, उनको एग्जीक्यूट किया था औरंगजेब ने। और जो इनके आपका फोर्थ गुरु थे आई थिंक, हाँ, नहीं नहीं, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, फिफ्थ गुरु, ठीक है, फिफ्थ गुरु जो थे आपका गुरु अर्जुन देव, उनको एग्जीक्यूट किया था जहांगीर ने, ठीक है। तो मुगल्स ने 2 गुरु जिनको एग्जीक्यूट किया था वो कौन थे? गुरु अर्जुन देव और गुरु तेज बहादुर। गुरु अर्जुन देव को किया था जहांगीर ने और तेज बहादुर को किसने किया था? औरंगजेब ने, ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। इसके साथ साथ जितने भी इंपॉर्टेंट गुरु रहे, मतलब जो भी 10 गुरु रहे हैं सिख रिलीजन के, वो सब मैंने यहाँ पर मेंशन कर दिया। और उनसे रिलेटेड जो जो चीजें आपसे एग्जाम में पूछ सकता है वो सब लिखी हैं। जैसे सिख गुरुओं के, सिख धर्म के जो फाउंडर थे और फर्स्ट गुरु थे वो कौन थे? गुरु नानक देव थे, ठीक है। टाइम पीरियड आपसे वैसे पूछता नहीं है, लेकिन फिर भी आप अपनी रेलिवेंस के लिए याद रख सकते हो। तो गुरु नानक देव को याद रखिएगा, ठीक है। उसके बाद जो आप देखते हो सिखों में एक भाषा चलती है जो पंजाबी भाषा, ठीक है, उसकी जो स्क्रिप्ट होती है, गुरुमुखी नाम होता है स्क्रिप्ट का, ठीक है। जो सिख धर्म में भाषा चलती है पंजाबी भाषा, उसमें जो स्क्रिप्ट यूज होती है उस स्क्रिप्ट को क्या कहते हैं? गुरुमुखी मुखी। तो उस गुरुमुखी स्क्रिप्ट को किसने इन्वेंट किया था? तो वो किया था गुरु अंगद ने, ठीक है। पूछ लेते गुरुमुखी स्क्रिप्ट वाज इन्वेंटेड बाय गुरु अंगद, ठीक है। और उसके बाद अगर आप देखो तो सिख धर्म की जो सबसे पायस जगह है, सबसे सिक्योर जगह है, उनका गोल्डन टेम्पल, यह हिंदी में क्या हो, स्वर्ण मंदिर, कहाँ पर है? अमृतसर में। पूरा शहर जो है अमृतसर, ठीक है, वो सिख धर्म से रिलेटेड है, ठीक है। वो अकबर ने जगह प्रोवाइड की थी, ठीक है। गुरु अमरदास अकबर के टाइम पीरियड के गुरु रहे हैं। तो अकबर ने जो जगह प्रोवाइड की थी वहां पर गुरु रामदास ने क्या था? एक नया शहर बसाया अमृतसर, और वहां पर क्या बनाया गया? गोल्डन टेम्पल, ठीक है, द मोस्ट सेक्रेड प्लेस ऑफ सिख धर्म, ठीक है। तो गोल्डन टेम्पल अगर पूछे किसने बनवाया है तो वो गुरु रामदास है। फिर फिफ्थ गुरु अर्जुन देव तो आपको पता ही है, उन्होंने आदि ग्रंथ को कंपोज किया, ठीक है, आदि ग्रंथ। उसके अलावा जो गोल्डन टेम्पल का कंस्ट्रक्शन गुरु रामदास से शुरू किया था, गुरु अर्जुन देव ने उसे कंप्लीट किया था। उसके अलावा गुरु हरगोबिंद ने अकाल तख्त बनाया था। अकाल तख्त क्या है? अकाल तख्त का मतलब है ये एक, जो अमृतसर का जो गोल्डन टेम्पल है उसका जो हेड होगा वो पूरे सिख धर्म का हेड होगा, ठीक है। तो वहां पर बैठने वाला पर्सन किस तख्त पे बैठेगा? अकाल तख्त पे बैठेगा। और ऑब्वियसली बात है उनके एक गुरु को एग्जीक्यूट किया जा चुका है, तो अब वो सिख लोग भी अपनी सिक्योरिटी बढ़ाएंगे, इसलिए अमृतसर सिटी को उन्होंने क्या करा? फोर्टिफाई करा, ठीक है, किलाबंदी करी। उसके बाद अगर आप देखोगे सबसे यंगेस्ट गुरु थे गुरु हरकिशन, ठीक है, वो गुरु बन गए थे एट द वेरी अर्ली एज ऑफ 5। और लास्ट गुरु थे गुरु गोविंद सिंह। जब गुरु गोविंद सिंह ने देखा कि मुगल्स उनके ऑलरेडी 2 गुरु को एग्जीक्यूट कर चुके हैं,
तो गुरु गोविंद सिंह ने डिसाइड करा कि अब हमें अपनी प्रोटेक्शन करने के लिए अपनी खुद की सेना चाहिए। तब उन्होंने एक वॉरियर कम्युनिटी क्रिएट की जिसका नाम था खालसा। 1699 में वॉरियर कम्युनिटी खालसा क्रिएट की। ठीक है, किसने? गुरु गोविंद सिंह ने। ही वॉज द लास्ट गुरु। फिर यहाँ से जो गुरुशिप थी, क्या कहते हैं, सिख धर्म में, वो यहाँ पर एंड हो जाती है। ठीक है, और फिर उसके बाद उन्होंने कहा अब कोई गुरु नहीं आएगा, अब सिर्फ और सिर्फ गुरु ग्रंथ साहिब के हिसाब से चला जाएगा। तो ये मोस्ट सेक्योर्ड बुक ऑफ सिख धर्म है, गुरु ग्रंथ साहिब। उन्होंने कहा अब जो भी सिख धर्म चलेगा वो गुरु ग्रंथ साहिब के हिसाब से चलेगा। ठीक है, तो जो जो भी इंपॉर्टेंट गुरुज रहे हैं सिख धर्म में वो सब हमने यहाँ पर आपका मेंशन कर दिए हैं, एक बार आप इसको पढ़ लिएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग न्यूज़पेपर वाज स्टार्टेड बाय एनी बीसेंट? एनी बीसेंट ने कौन सा न्यूज़पेपर स्टार्ट किया था इनमें से? द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, द टाइम्स ऑफ इंडिया या न्यू इंडिया? हाँ जी, विच ऑफ द फॉलोइंग न्यूज़पेपर वाज स्टार्टेड बाय एनी बीसेंट? करेक्ट आंसर इज न्यू इंडिया। ठीक है, एनी बीसेंट कौन थी? एनी बीसेंट थियोसोफिकल सोसाइटी से रिलेटेड थी, और इंडिया में जो थियोसोफिकल सोसाइटी थी उसकी वो प्रेसिडेंट थी। थियोसोफिकल सोसाइटी का काम क्या था? थियोसोफिकल सोसाइटी का काम था हर एक कंट्री में जो वहाँ के एंशियंट रिलीजन्स हैं, जैसे इंडिया में बुद्धिज्म, जैनिज्म, हिंदुइज्म, तो उनको रिवाइव करने का जो काम था वो कौन करता था? थियोसोफिकल सोसाइटी। तो इंडिया में ये काम किसने लीड किया था? एनी बीसेंट ने किया था। बाकी उसके अलावा शी वाज ए आयरिश लेडी, आयरलैंड से बिलोंग करती थी, और आयरलैंड भी ब्रिटेन के जुल्म को झेल रहा था। ठीक है, तो इंडिया में भी वो ब्रिटेन रूल के अगेंस्ट थी। ठीक है, एक 1916 में उन्होंने ऑल इंडिया होम रूल लीग की स्थापना की थी। ठीक है, 1916 में होम रूल लीग मूवमेंट स्टार्ट की जाती है। होम रूल लीग मूवमेंट में प्रोटेस्ट होता है और इसमें कहा जाता है कि इंडिया का रूल इंडिया के घर से चलना चाहिए, ना कि ब्रिटेन से चलना चाहिए। होम रूल लीग का मतलब है कि जो भी रूल चले घर से चले। यानी अभी तक क्या हो रहा था, इंडिया के लिए लॉ ब्रिटेन से बन के आ रहे थे, वो कह रही थी नहीं इंडिया में बनने चाहिए। ठीक है, मतलब एक तरीके से आज़ादी की बात हो रही थी। तो एक बड़ा मूवमेंट अभी तक का, क्योंकि अभी गांधी जी आए नहीं है, मास मूवमेंट गांधी जी स्टार्ट करेंगे, तो गांधी जी के आने से पहले एक जो सबसे बड़ा मूवमेंट रहा था उस टाइम का वो था होम रूल लीग मूवमेंट। ये दो जगह चल रहा था, एक चल रहा था मद्रास में, एक चल रहा था आपका महाराष्ट्र में, या उस टाइम का कह लो बॉम्बे में। ठीक है, मद्रास में इसको कौन लीड कर रहा था? मद्रास में इसको लीड कर रही थी एनी बीसेंट, और बॉम्बे में कर रहे थे बाल गंगाधर तिलक। ठीक है, दोनों एक दूसरे से अलग थे, ऐसा नहीं कि कोऑर्डिनेट करके कर रहे थे, वो अपना अलग चला रहे थे, वो अपना अलग चला रहे थे, ताकि किसी तरह का मिसकंफ्यूजन क्रिएट, किसी तरह का मिसकंसेप्शन क्रिएट ना हो। ठीक है, तो एनी बीसेंट को अगर आप याद करोगे तो एक तो सबसे पहले होम रूल लीग मूवमेंट के लिए स्टार्ट करोगे, उसके अलावा और भी उनके कई कॉन्ट्रीब्यूशन है, जैसे बीएचयू को क्रिएट करने में वो वन ऑफ द फाउंडर रही। ठीक है, उसके लिए उन्होंने हमेशा आवाज उठाई है कि एंशियंट इंडियन रिलीजन्स, फिलोसफीज, डॉक्ट्राइन्स को रिवाइव करा जाए। ठीक है, सेंट्रल हिंदू स्कूल क्रिएट किया उन्होंने। उसके अलावा मद्रास पार्लियामेंट, है ना, आंध्र प्रदेश में मदनप्पल कॉलेज, अद्यर आर्ट्स लीग, बॉम्बे होम रूल लीग, है ना, गर्ल्स कॉलेज इन बनारस, ऑर्डर ऑफ द ब्रदर्स ऑफ सर्विस, विमेंस इंडियन एसोसिएशन एट आद्यार, ये सारी चीजें उन्होंने क्रिएट की या इसमें हेल्प करी। ठीक है, तो इंडिया की आज़ादी में और इंडिया के कल्चरल रिवाइवलिज्म में
एक बड़ा फैक्टर रोल प्ले किया था एनी बेसेंट ने। और ये कांग्रेस की पहली महिला प्रेसिडेंट भी बनी। शी वाज 1917 में वो कांग्रेस की पहली विमेन प्रेसिडेंट भी बनी। ठीक है, फर्स्ट विमेन प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस कौन थी? एनी बेसेंट थी। ठीक है, तो ये वो सारे पॉइंट्स हैं जो आपसे एग्जाम में पूछता रहता है। तो रिगार्डिंग एनी बेसेंट जो जो एक्ट से एग्जाम में पूछा जा सकता है वो मैंने यहाँ पर आपसे डिस्कस कर लिया। ठीक है, तो यहाँ तक चीजें समझ में आ रही हैं कि नहीं आ रही? अगर क्लियर है तो सर प्लीज गिव मी थम्स अप। हाँ जी सर, यहाँ तक अगर चीजें समझ में आ रही हैं तो काइंडली गिव मी थम्स अप। फिर आगे बढ़ते हैं। ऑल राइट, ठीक है सर, फिर आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेंबर ऑफ द विटामिन बी कॉम्प्लेक्स? जैसे हम लोग पढ़ते हैं B1, विटामिन B2, B6, विटामिन B9, B10, B12, ये सब क्या है? विटामिन बी के फैमिली से बिलोंग करते हैं, विटामिन बी का पार्ट है, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के मेंबर्स हैं। तो इनके अपने अपने नाम भी होते हैं, है ना? जैसे कि एक का नाम है थायमाइन, एक का नाम है रिबोफ्लाविन। तो सवाल यही है, इनमें से कौन सा विटामिन बी कॉम्प्लेक्स का मेंबर नहीं है? ठीक है, देखो एस्कॉर्बिक एसिड अगर दिख जाए ना तो ये अलग से चमकना चाहिए, क्योंकि एस्कॉर्बिक एसिड किसे कहते हैं? ये कहते हैं विटामिन सी को। और ये कई बार पूछ चुका है आपसे कि एस्कॉर्बिक एसिड किसे कहते हैं? विटामिन सी को। तो अगर एस्कॉर्बिक एसिड विटामिन सी है तो विटामिन बी से तो बिलोंग नहीं करता है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। बाकी थायमाइन क्या है? B1 है। रिबोफ्लाविन क्या है? B2 है। फॉलिक एसिड क्या है? B9 है। ठीक है, ये तो उनके नाम हो गए, नाम पूछता रहता है। ठीक है, नाम भी वैसे वो एस्कॉर्बिक एसिड का ज्यादा पूछता है, विटामिन सी का बी के कम पूछता है। हाँ, डेफिशिएंसी डिसऑर्डर्स पूछ सकता है कि B1 की कमी से कौन सी बीमारी होती है, B2 की कमी से कौन सी होती है, B3 की कमी से कौन सी होती है। तो ये वाला पार्ट आप जरूर देख लीजिएगा। हर विटामिन की कमी से होने वाली जो बीमारी है उसका एक बार नोट जरूर ले लीजिएगा, उसको एक बार जरूर आप रिवाइज करके जाएंगे। ठीक है, दैट इज इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन नंबर 7 में आ जाए, हु अमंग द फॉलोइंग कंसीडर्ड एज अ फादर ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस? देखो फादर ऑफ कंप्यूटर नहीं पूछा, अगर फादर ऑफ कंप्यूटर पूछता तो बचपन से हम रटते हुए आए हैं, आंसर होता है चार्ल्स बेबेज, फादर ऑफ कंप्यूटर। लेकिन यहां पर बात हो रही है फादर ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की। डिफरेंस क्या है सर कंप्यूटर और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में? कंप्यूटर एक ऐसी मशीन है जो खुद से लर्न नहीं कर सकती, कांट लर्न इटसेल्फ। ठीक है, कंप्यूटर एक ऐसी मशीन है जो खुद से लर्न नहीं कर सकती, उसको सिखाना पड़ता है, उस पर इनपुट डालना पड़ता है, जितना आप इनपुट डालोगे उतना ही वो काम करेगी। और वहीं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक ऐसी मशीन है जो खुद से सीख सकती है। ठीक है, खुद से सीख सकती है तो खुद से भी काम कर सकती है, यही कंसेप्ट है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का। और ये बात सबसे पहले किसने कही थी? जॉन मैकार्थी ने कही थी। ठीक है, तो फादर ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कौन है? जॉन मैकार्थी हैं। इवन ये फादर ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी कहे जाते हैं। और जो टर्म है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वो भी किसने दिया था? जॉन मैकार्थी ने दिया था। ठीक है, तो या तो आपसे पूछ ले फादर ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तो जॉन मैकार्थी लगाएंगे, या आपसे अगर वो पूछ ले
कि जो टर्म है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वो किसने कॉइन किया था या वो टर्म किसने दिया था। तो 1955 में ये टर्म किसने दिया था, जॉन मैकार्थी ने दिया था। ठीक है, तो आप इमेजिन करो 1955 में ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नाम का टर्म आ चुका था, और 1955 के बाद कितने साल लग गए आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को एग्जिस्टेंस में आने में। और अभी भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जस्ट स्टार्ट हुआ है, अभी भी इसमें बहुत सारी चीज़ें इवॉल्व होंगी। देखते हैं दुनिया फिर आगे किधर जाएगी, बट नो डाउट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो भी होगा, पॉजिटिव होगा नेगेटिव होगा, उसकी स्पीड बहुत तेज कर देगा। ठीक है, अब जो भी इवोल्यूशन होगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का बहुत तेजी से होगा। चलो ये था क्वेश्चन नंबर 7। 8 पे आ जाते हैं। इफ द करंट रिवर्सेस डायरेक्शन आफ्टर इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम इट इज कॉल्ड। देखो दो तरह की करंट होती है, एक होती है जो विद गोइंग टाइम बिल्कुल सीधा चलती रहती है, ठीक है, उसे कहते हैं डायरेक्ट करंट। जो करंट बिल्कुल सीधा चलती हैं वो कहलाते हैं डायरेक्ट करंट। लेकिन कुछ करंट होती हैं टाइम के साथ साथ अपनी पोलैरिटी चेंज करती रहती हैं, कभी ऊपर कभी नीचे। ठीक है, वो करंट जो अपनी इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम के साथ डायरेक्शन चेंज करे उसे हम कहते हैं अल्टरनेटिंग करंट। ठीक है, अल्टरनेटिंग करंट किसने डिस्कवर किया था, निकोला टेस्ला ने किया था। ठीक है, तो अल्टरनेटिंग करंट ये अनइक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम पे डायरेक्शन रिवर्स करता है। इसमें हीट लॉसेस कम होते हैं। जनरली जो हम लोगों के हाउस होल्ड में इलेक्ट्रिसिटी आती है, हाउस होल्ड में जो करंट आता है वो कौन सा करंट होता है, अल्टरनेटिंग करंट होता है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर इज अल्टरनेटिंग करंट। क्वेश्चन नंबर 9। इंडिया में जो हम लोग हाउस होल्ड इलेक्ट्रिसिटी में अल्टरनेटिंग करंट यूज करते हैं उसका फ्रीक्वेंसी क्या है। फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या है, जैसे हमने कहा ये करंट अपनी पोलैरिटी एक एक टाइम पीरियड बाद चेंज करता रहता है। ठीक है, मान लो पहले एक सेकंड में ये एक बार अपनी पोलैरिटी चेंज करके वापस फिर से रिपीट करता है। ठीक है, या मान लो एक सेकंड में ये दो बार चेंज करता है, या मान लो एक सेकंड में ये तीन बार चेंज करता है। तो एक सेकंड में पूरी पोलैरिटी का ऑस्किलेशन कितनी बार होता है उसी को कहते हैं फ्रीक्वेंसी। यानी हाउ फ्रीक्वेंटली करंट इज अल्टरनेटिंग, कितनी बार कितना फ्रीक्वेंटली करंट जो है अपना डायरेक्शन चेंज कर रहा है इन अ सेकेंड, तो वो कहलाता है उसका फ्रीक्वेंसी। तो इंडिया में हम एक स्टैंडर्ड फ्रीक्वेंसी यूज करते हैं, उसको ध्यान रखना। करेक्ट आंसर इज 50 हर्ट्ज। ठीक है, करेक्ट आंसर इज 50 हर्ट्ज। नेक्स्ट क्वेश्चन, IRNSS इज आ। हाँ जी, ये नाम कभी सुना है IRNSS, ये नाम आप लोगों ने क्या कभी सुना है IRNSS। बिल्कुल, नेविगेशन सैटेलाइट। जैसे हम लोग अभी जीपीएस यूज करते हैं, अमेरिका की नेविगेशन सैटेलाइट्स यूज करते हैं, ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम। इसी तरह से इंडिया इसरो ने अपना खुद का नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम बनाया, उसका नाम रखा था IRNSS। ठीक है, तो ये नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम है, इसकी फुल फॉर्म है इंडियन
रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम, ठीक है। इसकी फुल फॉर्म थी इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम, IRNSS, ठीक है। तो जैसे जीपीएस काम करता है उसी तरह से IRNSS काम करेगा। अभी तक ये एक्टिव नहीं हुआ है ज़्यादा, लेकिन जब ये पिक्चर में काम में आने लगेगा ना, तो जितनी क्लैरिटी से आज आप जीपीएस देख पा रहे हो उससे ज़्यादा क्लैरिटी से आप इसको देख पाओगे अब, ठीक है, अपनी लोकेशंस को, ठीक है। अभी हम लोकेशंस ट्रैक करने के लिए अमेरिका की सैटेलाइट्स यूज़ करते हैं, ठीक है। उनका सिस्टम है जीपीएस, उसे यूज़ करते हैं। अब प्रधानमंत्री ने IRNSS का नाम बदल के क्या कर दिया गया है, नाविक, ठीक है। अब इसका नाम बदल दिया गया, पहले तो जब इसको शुरू किया गया था तब इसे IRNSS के नाम से जाना जाता था, अब इसका नाम हो गया है नाविक, ठीक है। नाविक बोले तो नेविगेशन इंडियन कॉन्स्टिलेशन, ठीक है, नेविगेशन इंडियन कॉन्स्टिलेशन, तो नाविक अब इसका नाम हो गया। जैसे अमेरिका के पास अपना जीपीएस है, उसी तरह से हिंदुस्तान के पास अपना नाविक है। अभी लोकेशन ट्रैक करने में होता क्या है कि कल मान लो अमेरिका का मूड खराब हो गया और जीपीएस की एक्सेस किसके पास है, अमेरिका के पास है। अभी वो अपनी सैटेलाइट से लोकेशन शेयर करता है तो हम देख पाते हैं, लेकिन कल अगर अमेरिका ने कहा कि चलो ठीक है हम आपसे आपके साथ अपनी सैटेलाइट की जानकारी शेयर नहीं करेंगे, तो सर हमारे जितने भी धंधे चल रहे हैं सैटेलाइट पे, है ना, ग्लोबल पोजीशनिंग पे, उबर है ना, आपका ये टैक्सी सिस्टम है, ये फूड डिलीवरी सिस्टम है, इसमें आप ट्रैक कर पाते हो, तो जितने भी ये सारे धंधे हैं वो सब क्या हो जाएंगे, ठप हो जाएंगे। तो इसीलिए भारत ने कहा हम अपना खुद का पोजीशनिंग सिस्टम बनाएंगे, और हमने बना लिया नाविक, ताकि किसी दूसरी कंट्री पर हमें डिपेंड नहीं रहना पड़े। चलो ये था आपका नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम। यहाँ तक सर कोई डाउट है तो प्लीज़ डू लेट मी नो। यहाँ तक अगर चीज़ें क्लियर हो रही हैं प्लीज़ डू लेट मी नो। हाँ जी सर, यहाँ तक क्लियर है तो बताइए, अगर क्लियर है तो प्लीज़ गिव मी थम्स अप। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो ये 10 क्वेश्चन हो गए। आगे बढ़ते हैं सर, क्वेश्चन नंबर 11। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ओनली रिवर इन इंडिया that runs in a rift valley running west amid the Vindhya and Satpura mountain ranges? दो माउंटेन रेंजेस हैं सेंट्रल इंडिया में, एक है विंध्या, एक सतपुरा। इन दोनों के बीच से एक रिवर फ्लो करती है वेस्ट डायरेक्शन में, ठीक है। इन दोनों के बीच से एक रिवर फ्लो करती है वेस्ट डायरेक्शन में, उस रिवर का नाम क्या है? बहुत आसान सवाल है, ठीक है। विंध्या सतपुरा इनके बीच से जो नदी बह रही है, ये विंध्या ये सतपुरा इनके बीच से जो नदी बह रही है, दैट इज योर नर्मदा, ठीक है। नर्मदा कहाँ से ओरिजिनेट होती है? अमरकंटक से, अमरकंटक माउंटेन से नर्मदा ओरिजिनेट होती है, ठीक है। और ये किधर जाके गिरेगी? ये गिरेगी इधर गल्फ ऑफ खंबात में, ठीक है। किधर जाके गिरेगी? गल्फ ऑफ खंबात, या फिर कह लो कैम्बे, और वहां से ये किधर चली आएगी? अरेबियन सी में, ठीक है, वहां से निकल जाएगी अरेबियन सी, ठीक है। चलो ये था नर्मदा की बात। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। ऑन विच रिवर नेशनल वाटरवे वन इज लोकेटेड? नेशनल वाटरवे वन आपको किस रिवर पे मिलेगा? गंगा, महानदी, बराक, या फिर नर्मदा? हाँ जी, नेशनल वाटरवे वन और वाटरवे टू ये आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो यहाँ पर वाटरवे वन की बात कर रहा है। करेक्ट आंसर इज गंगा।
नेशनल वाटरवे 1 गंगा पे, वाटरवे 2 ब्रह्मपुत्र पे, ठीक है, इसको ध्यान रखना। तो इधर ये आपका कोलकाता जाओगे हल्दिया, और इधर से इलाहाबाद, इलाहाबाद टू हल्दिया, ये जो पूरा रूट है, अलग अलग शहर है ना, चुनर, वाराणसी, बलिया, बक्सर, पटना, भागलपुर, ठीक है। भागलपुर याद करो, विक्रमशील यूनिवर्सिटी पड़ी थी यहाँ पर, है ना। साहिबगंज, फरक्का बैराज, यहाँ से एक नई रिवर निकल आती, हुगली रिवर, ठीक है। तो ये पूरा जो रूट है, गंगा, फिर फरक्का बैराज से हुगली, ये जो पूरा रूट है, ये किस रिवर पे है? नेशनल वाटरवे 1, इसको कहते हुए गंगा भागीरथी हुगली रिवर सिस्टम, ठीक है। तो नेशनल वाटरवे 1, इसको ध्यान रखिएगा। Moving to the next question, question number 13. On which river Hirakud Dam is located? On which river Hirakud Dam is located? ये सब जो मैप वगैरह है, ये सब आपको पीडीएफ में मिल जाएंगे, जो आपको भेजेंगे। हाँ, हीराकुद डैम, कल याद करो, कल हम लोगों ने पढ़ा था ना, टॉलेस्ट डैम, तेहरी, तभी मैंने आपको बताया था। उसके अलावा एक होता लॉन्गेस्ट डैम। तो लॉन्गेस्ट डैम कौन सा है? हीराकुद डैम। हीराकुद डैम कहाँ पर है? उड़ीसा में है। कौन सी रिवर पे है? महानदी पर है, ठीक है, महानदी पर है। महानदी का अगर आप ओरिजिन देखोगे तो छत्तीसगढ़ से होता है, सिहावा माउंटेन, और इधर से फ्लो करते 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 ये रिवर किधर जाके गिरेगी? बे ऑफ बंगाल में। कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज ऑफ महानदी अगर हम देखें, शिवनाथ, हसदेव, मांद, एब, जोंक, ओंग, तेल, ठीक है। शिवनाथ, हसदेव, मांद, एब, सहमी, शिवनाथ, हसदेव, मांद, एब, और जोट, जोंक, ओंग, तेल, ये क्या है? ट्रिब्यूटरीज है महानदी की। सबसे इंपॉर्टेंट, महानदी का ओरिजिन याद रखना, छत्तीसगढ़ के सिहावा माउंटेन, वहां से महानदी ओरिजिनेट होती है, और इस पे इंपॉर्टेंट डैम बना है हीराकुड डैम, ठीक है सर। क्वेश्चन नंबर 14 पे आ जाओ। ये भी डैम से रिलेटेड है, ये है इंदिरा सागर डैम, जो मध्य प्रदेश में, इस लोकेशन बता रही इंदिरा सागर डैम कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में। ये किस रिवर पे बना है? यमुना, चंबल, नर्मदा, कृष्णा। कृष्णा वैसे सदर्न इंडिया की है, इसको हटा सकते हो। यमुना मेनली नदर्न इंडिया में, इसको हटा सकते हो। तो इन दोनों में से एक बचता है, चंबल या नर्मदा। मध्य प्रदेश में ये दो रिवर ज्यादा रेलिवेंट है, तो चंबल नर्मदा से एक होगा, इतना यहाँ तक तो मैंने आपको हिंट दे दिया। अब चंबल होगा या नर्मदा होगा, अब ये आपको बताना है। वेल, इसमें मेजॉरिटी पूरी गलत है। करेक्ट आंसर इज चंबल। इंदिरा सागर डैम कौन सी रिवर पे है आपका? चंबल। ओ सॉरी, ये नर्मदा पे ही है, ठीक है, ये आंसर इसमें गलत है। नर्मदा पे है, हाँ भाई, मुझे डाउट हो रहा था, ठीक है, ये चंबल पे नहीं है, नर्मदा पे, इसको मैं करेक्ट कर दूंगा, ठीक है। नहीं, नर्मदा ही है, ठीक है, नर्मदा आंसर होगा। इंदिरा सागर डैम आपका नर्मदा पे, उसमें गलत मेंशन है, तो मुझे डाउट हो रहा था। चलो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15। कृष्ण राजा सागर डैम जो कर्नाटका में है, ठीक है, कर्नाटका में कृष्ण राजा सागर डैम किस नदी पे बना है? कावेरी पे बना है, गोदावरी पे बना है, कृष्णा पे बना है, महानदी पे बना है। तो इससे रिलेट करना, डैम अगर कृष्णा है तो नदी कृष्णा नहीं होगी, ठीक है, इतना ध्यान रखना। डैम अगर कृष्णा है तो नदी कृष्णा नहीं होगी, तो कृष्णा रिवर नहीं है,
महानदी तो उधर आपका छत्तीसगढ़ उड़ीसा साइड जाती है। तो गोदावरी कावेरी में से कोई एक होने के चांसेस ज्यादा है। और चूंकि ये कर्नाटका में है, ठीक है, तो क्या लगता है कौन सी रिवर होगी? कर्नाटका से एक रिवर निकलती है कावेरी, उस पर ये बनेगा आपका कृष्ण राजा सागर डैम, ठीक है। तो कावेरी में मिलेगा आपको ये, कावेरी नदी पे कृष्ण राजा सागर डैम, याद रखना। कृष्ण राजा सागर डैम अगर नाम है तो ये कृष्णा रिवर पे नहीं मिलेगा। कावेरी नदी जो ब्रह्मागिरी माउंटेन है, ठीक है, ब्रह्मागिरी माउंटेन है कर्नाटका का, वहां से ओरिजिनेट करती है। तो जो ब्रह्मागिरी माउंटेन है कर्नाटका का, वहां से ओरिजिनेट करती है आपका कावेरी नदी। ठीक है सर, यहाँ तक क्लियर है कि नहीं है? इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज देखो तो हेमावती, शम्स, अर्कावती, तुरुनाना, मुट्टई। फिर लक्ष्मण तीर्थ, कबानी, स्वर्णावती, भवानी, नोएल, अमरावती, ये इसकी इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज है। ठीक है सर, ये देखो, ये तो बनाया हुआ वाला तो मैं रटाऊंगा, आपको क्लास में ही रटा दूंगा, है ना, जब क्लास कराएंगे उसकी। ये तो मैं क्लास में ही कराता हूँ। बाकी ये सब आपको पीडीएफ में, ये बनाया हुआ जो मैंने बनाया है ये भी आपको मिल जाएगा। ये वाली जो पीडीएफ भेजूंगा इसमें भी मिल जाएगा, और एक ड्रेनेज सिस्टम के अलग से भेजूंगा, उसमें मिल जाएगा। ठीक है डेविड जी, ट्रिब्यूटरीज मैंने कई बार क्लास इसके ली है, याद कराने की, है ना। अभी हाल फिलहाल में इसकी क्लास नहीं ले पाया हूँ। अभी थोड़ा सा फ्री हो जाए एग्जाम बाद, फिर इस पे हम क्लास स्टार्ट करेंगे, ठीक है। सब क्लास का क्लास में याद करा देता हूँ मैं सारी ट्रिब्यूटरीज। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 पे आ जाओ। विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लेनेट इज ऑल्सो कॉल्ड मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार? किस प्लैनेट को मॉर्निंग स्टार या इवनिंग स्टार भी कहते हैं? बहुत आसान सवाल है, और ये प्रीवियस ईयर में कई बार आता है। कारगा जी देखो, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर चीज का आपको जीरोक्स नहीं कराना है। जीरोक्स कराने के लिए आपके पास ऑलरेडी बहुत सारा मटेरियल है, ठीक है। ऑलरेडी आपका बहुत सारा मटेरियल है, आपके पास पीडीएफ क्विज़ेज हैं, ठीक है, पीडीएफ क्विज़ेज हैं, उनको आप जीरोक्स करा सकते हो। उसको मैंने इसीलिए मिनिमाइज कर दिया ताकि उसमें नंबर ऑफ पेजेस कम हो, खर्च हो। ये जस्ट एक रिवीजन मटेरियल है, एक बार आप क्वेश्चन लगा लो, खत्म कर दो, है ना। इनको सजा के रखने की ज़रूरत नहीं है, मैं तो ये एडवाइस करूंगा। बाकी अगर आपको फिर भी इसका शॉर्ट वर्जन चाहिए तो मेरे को अलग से व्हाट्सएप कर देना, मैं इसको शॉर्ट में करके डिवाइड बाई 4 कर दूंगा, ठीक है। नंबर ऑफ पेजेस रिक्वायरमेंट डिवाइड बाई 4 हो जाएगी फिर, अगर फिर भी आप इसको जीरोक्स निकलवाने में इंटरेस्टेड हैं। बाकी मैं तो सजेस्ट करूंगा जीरोक्स वगैरह इसका ना निकलवाओ, इसमें ये क्वेश्चन लगाओ, रिवाइज करो, खत्म करो, है ना। क्योंकि बहुत क्वेश्चन है, कितना आप प्रिंट करवाओगे। क्वेश्चन नंबर 16, करेक्ट आंसर इज वीनस। क्वेश्चन नंबर 17, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर इज द होम फॉर फ्रेश वाटर डॉल्फिन्स? हाँ जी सर, डॉल्फिन पे सवाल आ गया। फ्रेश वाटर डॉल्फिन्स कहाँ मिलेंगी? ब्रह्मपुत्र में मिलेंगी, यमुना में मिलेंगी, गंगा में मिलेंगी, या साबरमती में मिलेंगी? करेक्ट आंसर इज गंगा, गंगा में मिलेंगी, ठीक है। देखो डॉल्फिन्स की अगर हम बात करें तो ये सॉल्ट वाटर, ब्रैकिश वाटर, फ्रेश वाटर सब जगह मिल जाती है, ठीक है। एक कैटेगरी होती है इरावदी डॉल्फिन, जो उड़ीसा के ब्रैकिश वाटर में मिलती है। एक होती गैंगेटिक डॉल्फिन, जो कि गंगा नदी में मिलती है, वो फ्रेश वाटर डॉल्फिन होती है, ठीक है। एक होती इंडस रिवर डॉल्फिन,
वो इंडस रिवर जो पंजाब में जाती है उसमें मिलती है। तो तीन तरह की जनरली आपको डॉल्फिन दिखाई देती हैं। ठीक है। जो जितनी भी तरह की डॉल्फिन है, फ्रेश वाटर हो, ब्रैकिश वाटर हो या मरीन डॉल्फिन हो, सबको हमने क्या कर रखा है, सबको शेड्यूल 1 ऑफ द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन 1 में प्रोटेक्ट कर रखा है। ठीक है। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के तहत जो सारे स्पीशीज शेड्यूल 1 में आती हैं उनकी प्रोटेक्शन सबसे ज्यादा स्ट्रिक्ट होती है। सबसे ज्यादा स्ट्रिक्ट प्रोटेक्शन होती है शेड्यूल 1 वाले स्पीशीज की, जो इस कानून के शेड्यूल 1 में आती हैं। और ये डॉल्फिन शेड्यूल 1 में ही आती हैं। ठीक है। पटना में इनके लिए कंजर्वेशन पार्क भी बन रहा है। और साथ ही साथ गंगा की जो रिवर डॉल्फिन है वो हमारे लिए इसलिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये हमारा नेशनल एक्वाटिक एनिमल है। ठीक है। नेशनल बर्ड पता है हमें, नेशनल एनिमल पता है, नेशनल फ्लावर पता है, लेकिन नेशनल एक्वाटिक एनिमल कम पता होता है। ठीक है। तो ये जो डॉल्फिन है, ये जो गैंगेज रिवर डॉल्फिन है, इसको सूसू भी कहते हैं। ठीक है। ये हमारा क्या है, नेशनल एक्वाटिक एनिमल है। तो ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है। ये हमारा नेशनल एक्वाटिक एनिमल है। देखिए रिची जी, आपको मैंने कॉल कट किया था क्योंकि उस टाइम मैं कहीं इन्वॉल्व था। आपको मैंने मैसेज किया था ना, आपको क्या मैसेज पे रिप्लाई नहीं मिला था? कई बार पॉसिबल नहीं हो पाता है ना कि आपका कॉल रिसीव करा जाए, और फिर कॉल बैक करना भी मुश्किल हो जाता है क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ द प्रॉब्लम आपकी व्हाट्सएप पे रिजॉल्व हो जाती है ना। तो इसीलिए मैंने आपको व्हाट्सएप पे रिप्लाई कर दिया था। और इस टाइम शेड्यूल इतना टाइट चल रहा है कि आपका एक एक मिनट हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि कई स्टूडेंट्स के डाउट्स रहते हैं ना, उनके डाउट्स भी रिजॉल्व करना है, फिर आपके क्वेश्चंस पे भी काम करना है ना। उसके अलावा बैकएंड पे भी आपका कंटेंट देखना है प्रॉपर अपलोड हो रहा है कि नहीं हो रहा है। और अभी एक बहुत मतलब एक बड़ा काम आ गया है कि हमें ऐप शिफ्ट करना पड़ रहा है, तो उस वजह से भी इन्वॉल्वमेंट हो जाने की वजह से हो सकता है मैं कॉल नहीं उठा पाया था आपका। ठीक है। तो आपको इसीलिए मैंने, मुझे याद है आपका कॉल आया था, मैंने आपको क्या कहते हैं कट करके व्हाट्सएप पे क्या कहते हैं मैसेज किया था कि आप व्हाट्सएप कर दीजिए, और आपने किया भी था और मैंने रिप्लाई भी किया था। ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि हम आपको प्यार नहीं करते बाकी को प्यार करते, तो ये डिस्क्रिमिनेशन हम किस बिहाफ पे करेंगे, आप खुद ही बताओ। आप ही सब सभी हमारे स्टूडेंट हो। ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 18। एट विच प्लेस अलकनंदा एंड भागीरथी मीट एंड टेक द नेम गंगा? ये तो शायद हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। एट विच प्लेस अलकनंदा एंड भागीरथी मीट एंड टेक द नेम गंगा? ब्रैकिश वाटर सॉल्ट वाटर को कहते हैं, जो खारा पानी होता है ना, सलाइन वाटर, उसी को ब्रैकिश कहते हैं। जनरली जो ओशियन में मिलता है उसे सॉल्ट वाटर के नाम से कह देते हैं, और जो कोस्टल एरियाज में मिलता है उसे ब्रैकिश वाटर कह देते हैं। होते दोनों ही खारा पानी है, मतलब नमकीन पानी है दोनों ही। ठीक है। आप ना, मैं आपको देखो फ्री होके फिर बात करता हूँ आपसे। ठीक है। अदरवाइज आप एक बार जब इवनिंग में आप मेरे को एक बार कॉल कर लेना। ठीक है। इवनिंग में बात कर देंगे आपसे। ठीक है। खुश। एपन यू वीडियो का नोटिफिकेशन बार बार आ रहा है। अरे आने दो नोटिफिकेशन, तो अच्छी बात है ना, पता चल रहा है कि यहाँ कंटेंट अपलोड हो रहा है उस पे। आप उसको स्किप करो, आप अपने हिसाब से देखो ना। कंटेंट तो आपको पता ही है ना क्लास में क्या टॉपिक चल रहा है, तो उसका जो भी कंटेंट क्लास होती जाती है वो ऐप पे धड़ाधड़ अपलोड हो जाता है ना। तो आप अपने अकॉर्डिंगली उसे देखते रहो। एट विच प्लेस अलकनंदा एंड भागीरथी मीट एंड टेक द नेम गंगा? अलकनंदा और भागीरथी किस जगह पर मिलती हैं और उनका नाम गंगा पड़ता है? ये हम लोगों ने, याद करो, शुरू में ही डिस्कस किया था। देव प्रयाग है। ठीक है। वो जगह का नाम क्या है? ये डी किसने लगाया? ऋषिकेश कहाँ से आ गया भैया? देव प्रयाग कहते हैं उसे। ठीक है। भागीरथी, अलकनंदा दोनों मिलती हैं देव प्रयाग पे, यहाँ से नाम पड़ जाता है गंगा। भागीरथी आती है गौमुख से,
अलकनंदा आती है बद्रीनाथ से। भागीरथी आती है गंगोत्री ग्लेशियर से। और अलकनंदा आती है आपका सतोपंत ग्लेशियर से। ठीक है, तो ये दोनों मिलती हैं देवप्रयाग पे, और वहां से जो नदी निकलती है उस नदी का नाम क्या है? गंगा है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। और ये सारी कहानी कहाँ घटित हो रही है? उत्तराखंड। ये सब आपका उत्तराखंड में हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 19, विच इज द लॉन्गेस्ट रिवर इन इंडिया? इसमें देखते हैं आप लोग क्या आंसर लगाते हैं। लॉन्गेस्ट रिवर इन इंडिया कौन सी है? नील है, गंगा है, हुआंगहो है, या ब्रह्मपुत्र है? देखो, वर्ल्ड में अगर बात करता है तो नील होती है, एशिया में बात करता है तो हुआंगहो होती। ठीक है, तो ये इंडिया की बात कर रहा है। इंडिया में ना नील है ना हुआंगहो है। नील इजिप्ट से फ्लो करती है, हुआंगहो चाइना से फ्लो करती है। हमें बात करनी है इंडिया की, तो इंडिया में दो रिवर्स है, गंगा ब्रह्मपुत्र। तो इंडिया वाले पोर्शन में लॉन्गेस्ट कौन सी है? गंगा। देखो, गंगा को अगर हम देखें, जैसे ब्रह्मपुत्र के साथ क्या दिक्कत है? ब्रह्मपुत्र की लेंथ तो अच्छी है, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ द इसकी जो लेंथ है वो तिब्बत में होती है। नामचा बरवा से ये इंडिया में एंटर करती है, अदरवाइज उससे पहले ये तिब्बत में फ्लो करती है। इंडिया में इसका एक लिमिटेड सेक्शन होता है। सेम विद द इंडस। ठीक है, इंडस की टोटल लेंथ 3180 है, बट इंडिया में सिर्फ ये 1000 किलोमीटर के अराउंड है। गंगा पूरी की पूरी 2500 किलोमीटर पूरी की पूरी इंडिया में है। ब्रह्मपुत्र वैसे तो 2900 की लेंथ है करीब करीब, और इंडिया में सिर्फ 916 की है। अगर टोटल लेंथ की भी बात करो तो सबसे लॉन्गेस्ट रिवर इंडस हो जाएगी, अगर टोटल लेंथ की भी बात करो। ठीक है, तब भी ब्रह्मपुत्र नहीं है। हाँ, लेकिन अगर हम बात करें इंडिया में फ्लो करने की, तो इंडिया में फ्लो करने के लिए सबसे लंबी नदी कौन सी है? गंगा। ठीक है, इंडिया में, इंडिया के सेक्शन की अगर हम बात करें तो वो कौन सी है? गंगा। तो जनरली यही पूछता है कि इंडिया वाले सेक्शन में सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो ध्यान रखिएगा दैट इज गंगा। लार्जेस्ट में भी फिर गंगा ही आ जाती है, और इंडिया वाले सेक्शन में जो सबसे लंबी नदी फ्लो कर रही है वो है गंगा। इंडस ब्रह्मपुत्र इससे लंबी नदी है, लेकिन उनका जो सेक्शन है इंडिया में वो लिमिटेड हो जाता है। ठीक है, तो आंसर क्या लगाएंगे? गंगा। क्वेश्चन नंबर 20, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिवर इज अ पेनिनसुलर रिवर ऑफ इंडिया? पेनिनसुलर रिवर का क्या मतलब है? जो ये इस वाले पोर्शन में, यानी ये सदर्न इंडिया वाला पोर्शन है, इसमें जो रिवर फ्लो करती है वो पेनिनसुलर। इधर ऊपर जो रिवर फ्लो करती है उसे कहते हैं हिमालयन। ठीक है, तो 20 बड़ा आसान सवाल है। ये सी ऑप्शन क्यों आ रहा है? गंगा, इंडस, ब्रह्मपुत्र ये तीनों हिमालय से जुड़ी है ना, माउंटेन से जुड़ी रिवर है ना, गंगा इंडस ब्रह्मपुत्र तीनों। महानदी आपका सदर्न इंडिया की रिवर है, तो करेक्ट आंसर इज महानदी। इसमें देखो आप। ठीक है, ये ब्रह्मपुत्र है सर, ये इंडस है, ये गंगा है। तीनों आपका अपर पोर्शन में लाई कर रही हैं, और जो महानदी है वो पेनिनसुला कौन सा? तीन साइड से पानी से कवर हिस्सा होता है, पहले ही सवाल थे जब ये रिवीजन स्टार्ट किया। ठीक है, तो ये वाला पोर्शन इंडिया का पेनिनसुलर पोर्शन होगा। तो पेनिनसुलर पोर्शन में कौन सी रिवर मिल रही है? महानदी मिल रही है। अभी बात किए था इसका ओरिजिन सिहावा माउंटेन छत्तीसगढ़। ठीक है, अभी महानदी की बात करके आए थे। ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या हो गया? महानदी। चलिए, ये हो गए 20 क्वेश्चन। यहाँ तक कोई डाउट है तो बताइए, अदरवाइज फिर हम लोग आगे के क्वेश्चन डिस्कस करें। हाँ जी सर, यहाँ तक क्लियर है तो प्लीज गिव मी अ थम्स अप।
ऑल राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। वाई वाज द खिलाफत मूवमेंट स्टार्टेड? अब ये जो लास्ट के कुछ क्वेश्चन है ये रीजनिंग के क्वेश्चन है, मतलब इसमें रीजंस पूछे जाएंगे। वाई वाज द खिलाफत मूवमेंट स्टार्टेड? 1919 में खिलाफत मूवमेंट स्टार्ट हुआ था, उसके पीछे का रीजन क्या था? 1914 से 18 में वर्ल्ड वॉर वन खत्म हुआ था, ठीक है, और उसमें जो हार हुई थी वो हुई थी ऑटोमन एम्पायर की। ऑटोमन एम्पायर जो आज कहाँ से रूल होता था, जो आज का प्रेजेंट टर्की है, तुर्की जो है आज का प्रेजेंट, ठीक है, तुर्की है। उन्होंने नाम चेंज कर दिया, टर्की नहीं रहा, अब वो बन गया तुर्की है, ठीक है। तो जो आज का प्रेजेंट डे तुर्की है, वहां से रूल होता था आपका ऑटोमन एम्पायर। तो जैसे पॉप होते हैं, उसी तरह से इस्लाम में पहले कैलिफ होते थे, ये अपने आप को डिक्लेयर करते थे इस्लामिक वर्ल्ड का लीडर, ठीक है। तो कैलिफ को माना जाता था पूरे इस्लामिक लीवर्स का, इस्लामिक जो भी पॉपुलेशन है उसका लीडर। तो ये कैलिफ सिस्टम चलता था ऑटोमन एम्पायर में, जो भी ऑटोमन एम्पायर का रूलर होगा वही कैलिफ बनेगा। तो 1918 में ऑटोमन एम्पायर को एंड कर दिया गया, और साथ ही साथ ये जो कैलिफ सिस्टम था इसको भी खत्म कर दिया गया, ठीक है। ये कैलिफ सिस्टम भी खत्म कर दिया गया, ये एम्पायर भी खत्म कर दिया गया आफ्टर द वर्ल्ड वॉर वन। तो इसी इनजस्टिस के अगेंस्ट, इसी कैलिफेट के अबॉलिश करने के अगेंस्ट, ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट प्रोटेस्ट इंडिया में मुस्लिम्स ने स्टार्ट किया था, ठीक है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका डी, टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट द इनजस्टिस डन टू टर्की। क्वेश्चन नंबर 22। Which of the following event was the reason for suspension of the non-cooperation movement? 1920 में नॉन कॉपरेशन मूवमेंट स्टार्ट हुआ, 1922 में नॉन कॉपरेशन मूवमेंट बंद हो गया, इसके पीछे का रीजन क्या था? थैंक यू न्यू जी। पर्पस देखो यही है, क्वेश्चन के साथ साथ उससे रेलिवेंट जितनी भी जानकारी है उसके थ्रू आपको रिवाइज करा दूं चीजें, है ना। तो ऐसा ना हो कि सिर्फ आप क्वेश्चन ही, अगर उससे रिलेटेड चीजें सीखो उसके अलावा भी कुछ आ जाए तो बना जाओ। तो 1920 में नॉन कॉपरेशन मूवमेंट स्टार्ट हुआ, 1922 में गांधी जी ने उसे वापस ले लिया। रीजन क्या था सर? रीजन 1922 में एक इंसिडेंट हो गया था जिसे कहते हैं चौरी चौरा इंसिडेंट। चौरी चौरा इंसिडेंट में क्या हुआ था? चौरी चौरा नाम की जगह थी बिहार में, वहां पर कुछ लोग आए, उस पुलिस वालों को वहां एक थाने में बंद किया और थाने को आग लगा दी। तो कई ब्रिटिश पुलिस वाले उस इंसिडेंट में मारे गए थे। तो गांधी जी समझ गए थे अगर ये मूवमेंट बंद ना करे तो ब्रिटिशर्स अब क्या करने लगेंगे, लाठीचार्ज करने लगेंगे, एक एक को टारगेट कर करके सारा मूवमेंट ये लोग ठप करा देंगे, बहुत मार मारेंगे। तो गांधी जी ने कहा मार मारेंगे फिर लोग वापस नहीं आएंगे मार खा के, तो उन्होंने कहा इससे पहले ब्रिटिशर्स लोगों को परेशान करें, मारपीट करें, उससे पहले मूवमेंट को बंद कर देते हैं। तो चौरी चौरा इंसिडेंट वाज द रीजन गांधी जी ने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को वापस ले लिया, ठीक है। चलो, क्वेश्चन नंबर 23। विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रायो लीडर्स referred to as लाल बाल पाल ड्यूरिंग द फ्रीडम मूवमेंट? 1905 में बंगाल का पार्टीशन किया था करजन ने, उस पार्टीशन के अगेंस्ट प्रोटेस्ट स्टार्ट हुई 1906 में, सॉरी 5 में ही स्टार्ट हो गई थी, और उन प्रोटेस्ट को हम लोग कहते थे स्वदेशी मूवमेंट, ठीक है। तो उस पार्टीशन के अगेंस्ट स्वदेशी मूवमेंट स्टार्ट हुआ। तो उस स्वदेशी मूवमेंट में तीन बड़े लीडर्स का नाम सामने आ गया, ठीक है। वो तीन बड़े लीडर्स कौन थे? लाल बाल पाल। तो वो पूछ रहा है उनके असल नाम क्या थे।
मिजी जी बस समझ में आना चाहिए ना। चलिए, थैंक यू। चलो, तो लाल बाल पाल। तो आपका स्वदेशी मूवमेंट में लाल बाल पाल का मतलब था लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल। ठीक है, बिपिन चंद्र पाल, ये तीन लीडर्स इसमें इन्वॉल्व थे। उसके अलावा स्वदेशी मूवमेंट में एक और आपके लीडर इन्वॉल्व थे, उनका भी नाम ध्यान रखना, औरोबिंदो घोष। ठीक है, औरोबिंदो घोष। स्वदेशी पार्टी, हाँ, स्वदेशी मूवमेंट इसीलिए बनाया गया था क्योंकि वो पार्टीशन के अगेंस्ट थे। स्वदेशी मूवमेंट पार्टीशन के अगेंस्ट थी स्वदेशी मूवमेंट। ठीक है, तो ये बड़े लीडर्स थे। तो करेक्ट आंसर हो गया लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 24। विच ऑफ द फॉलोइंग इंसिडेंट एंडेड द हिस्टोरिक फास्ट ऑफ गांधी। गांधी जी ने एक फास्ट अंटिल डेथ रखा था, आमरण अनशन। एक मिनट रुकिएगा। सॉरी, हाँ, साउंड बंद था। हाँ, एक मिनट, मैं फिर से स्टार्ट कर रहा हूँ। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, मैं फिर से स्टार्ट कर रहा हूँ। हाँ, फिर से स्टार्ट कर रहा हूँ, टेंशन नहीं, टेंशन नहीं सर, टेंशन नहीं, फिर से स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, अभी तो साउंड आ रहा है ना? अभी तो आ रहा है ना? वो मैं नहीं लिख रहा था, वो एआई लिख रहा था। ठीक है, एआई लिखने लगा था, मैं नहीं लिख रहा था। अब मैं आया हूँ वापस, मैं चला गया था। ठीक है, घबराना नहीं, घबराना नहीं, बात बात शुरू कर रहा है। हाँ, तो हम लोग गांधी जी ने जो फास्ट रखा था वो पुणे पैक्ट के टाइम पे रखा था। देखो, इतना तो हम लोगों ने समझ लिया, फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई, फिर फेल हो गई, गांधी इरविन पैक्ट हुआ। फिर सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई, वो भी फेल हो गई। फिर गांधी जी जेल चले गए। ब्रिटिशर्स ने गुस्से में पुणे में उनको जेल में भेज दिया, यरवाड़ा जेल थी पुणे में, वहां भेज दिया, क्योंकि उन्हें उम्मीद थी कि सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में गांधी जी कोई फ्रूटफुल रिजल्ट निकाल के लाएंगे। और वो हुआ नहीं, तो उन्हें वापस में जेल भेज दिया गया। उसी टाइम 1932 में वहां का जो प्राइम मिनिस्टर था, ब्रिटेन का प्राइम मिनिस्टर था, रैमसे मैकडोनल्ड, रैमसे मैकडोनल्ड, उसने क्या करा, कम्युनल अवार्ड अनाउंस कर दिया। ठीक है, 1932 में आता है कम्युनल अवार्ड। ये कम्युनल अवार्ड क्या था? ठीक है,
ये कम्युनल अवार्ड का मतलब था 1932 में जो कम्युनल अवार्ड आ रहा है उसका मतलब था सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर दलित्स। ठीक है, सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर दलित्स। ठीक है, तो शेड्यूल कास्ट के लोग जो आज होते हैं तो दलित समाज को भी सेपरेट इलेक्टोरेट मिलने लगे, ये बात थी। जैसे 1909 में मुस्लिम्स को मिलने लगा था, 1919 में सिख और क्रिश्चियंस को मिलने लगा था। ठीक है, तो अब की उन्होंने ये सेपरेट इलेक्टोरेट किसको प्रोवाइड करना स्टार्ट, वो किसको अनाउंस कर दिया, दलित को भी देंगे। 1932 में ऐसा उन्होंने अनाउंस करा। इसके अगेंस्ट गांधी जी ने प्रोटेस्ट किया। अंबेडकर साहब इसके फेवर में थे, गांधी जी इसके अगेंस्ट प्रोटेस्ट करने लगे और प्रोटेस्ट में वो कहाँ बैठ गए, फास्ट पर, फास्ट अंटिल डेथ। अगर उन्होंने कहा अगर ये सेपरेट इलेक्टोरेट आया, जब तक ये तुम सेपरेट इलेक्टोरेट नहीं हटाओगे तब तक हम अनशन नहीं छोड़ेंगे। नहीं, ये सब आपका 1930-31 के ही अराउंड सारी चीजें घूम रही हैं। ठीक है, एक एग्जैक्ट डेट बता देता हूं मैं आपको फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस की। फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस आपका चला था नवंबर 1930 से लेकर जनवरी 1931 में। ठीक है, ये फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस की डेट थी, ताकि कंफ्यूज ना करो आप। ठीक है, हाँ, तो अभी साउंड तो क्लियर है ना आप लोगों को? अगर उन्होंने कहा तो प्रोटेस्ट करने लगे, तो ये था आपका फास्ट अंटिल डेथ। तो उसके बाद अब ब्रिटिशर्स को लगा गांधी जी की उम्र हो चुकी है, फास्ट पे बैठ गए, खाना पीना नहीं खाएंगे तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी ना। पता चला गांधी जी अगर जेल में निकल गए, चल दिए, तो बहुत बड़ा रिवोल्ट हो जाता, बहुत बड़े लेवल पे प्रोटेस्ट हो जाती। लोग ये कहते कि ब्रिटिशर्स ने जेल में गांधी जी को मार दिया। ब्रिटिशर्स नहीं चाहते थे गांधी जी की डेथ जेल में हो, तो उन्होंने अंबेडकर साहब को भेजा कि भैया ऐसा है, देख के आओ यार, गांधी जी के साथ कोई समझौता करके आओ, इनका फास्ट तोड़वाओ। तो गांधी जी अंबेडकर की मीटिंग होती है। अच्छा, ज्वाइंट इलेक्टोरेट में क्या होता है कि जैसे मान लो 10 सीटें हैं, 10 में से 2 सीटें दलित्स को दे दी। अब इसमें जो भी इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर सकता है इस सीट के लिए वो दलित होगा, और जो भी वोट कर सकता है वो सिर्फ वो दलित वोट कर सकता है, बाकी लोग इसमें वोट नहीं कर सकते। तो ये सिस्टम गांधी जी नहीं चाहते थे, जो ऑलरेडी मुस्लिम सिक्स क्रिश्चियंस को ये लोग दे चुके थे। तो गांधी जी अंबेडकर की मीटिंग होती है, तो ये लोग इसकी जगह दूसरा नतीजा निकालते हैं, सेपरेट इलेक्टोरेट को हटा के एक दूसरे किस्म की पॉलिसी लाते हैं जिसको कहा गया जॉइंट इलेक्टोरेट। ठीक है, उसको कहा गया जॉइंट इलेक्टोरेट। तो इस पे गांधी जी एग्री हुए। गांधी जी ने कहा सेपरेट इलेक्टोरेट ठीक नहीं है, उससे बेटर है जॉइंट इलेक्टोरेट। तो गांधी जी और अंबेडकर के बीच की जो मीटिंग होती है, ठीक है, और उसके बाद एक जो नतीजा निकल के आता है कि हाँ भैया जॉइंट इलेक्टोरेट चलाएंगे। जॉइंट इलेक्टोरेट क्या होगा कि जितनी भी कॉन्स्टिट्यूएंसी दलित को दी जाएंगी, वहां पे दलित से डिस्कशन किया जाएगा, उनसे पूछा जाएगा कि हाँ भाई किसको नॉमिनेट किया जाए। तो जो भी नॉमिनेशन से फाइनल होगा वो लोग यहाँ पर वोटिंग करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं कि सिर्फ दलित को वोटिंग का पावर होगा। ठीक है, तो बेटर कंडीशन थी सेपरेट इलेक्टोरेट से। बाकी ज्वाइंट इलेक्टोरेट का एक पूरा प्रोसीजर था, उसमें आप ना जाओ तो बढ़िया है, वो आपसे कोई पूछने वाला है नहीं। ठीक है, तो कुल मिला के फिर ये एक एग्रीमेंट साइन होता है अंबेडकर और गांधी जी के बीच, उसको कहते हैं पूना पैक्ट। तो आफ्टर द पूना पैक्ट गांधी जी ने अपना फास्ट तोड़ा। ठीक है, तो 1932 में ये पूना पैक्ट साइन होता है, उसके बाद गांधी जी अपना फास्ट तोड़ेंगे, तो ब्रिटिशर्स को भी सांस में सांस आएगी। ठीक है, तो ये पूरी कहानी रिलेटेड है, फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, फिर उसके बाद आपका पूना पैक्ट, वो क्या कहते हैं आपका गांधी जी का जेल जाना, मैकडोनल्ड का कम्युनल अवार्ड अनाउंस करना, उसके बाद पूना पैक्ट होना। ठीक है, गांधी जी के बिहाफ से इसे किसने साइन किया था, मदन मोहन मालवीय ने साइन किया था। और ये भी था कि सेपरेट इलेक्टोरेट में दलित्स को 80 सीट दे रहे थे ब्रिटिशर्स, और ज्वाइंट इलेक्टोरेट में उन्हें 80 की जगह 147 सीट्स मिल गई। साथ ही साथ जो कम्युनल अवार्ड उन्होंने अनाउंस किया था ब्रिटिशर्स ने, वो किस कमेटी की रिपोर्ट का रिकमेंडेशन, तो ध्यान रखना वो कहां से निकल के आया था, लोथियन कमेटी ने रिकमेंड किया था। ठीक है, तो वो किसकी रिकमेंडेशन थी, लोथियन कमेटी की। बहुत डिटेल में जाएगा तो ये पूछेगा, अदरवाइज जनरली तो सवाल आपका पूना पैक्ट से ही बनता है। ठीक है,
तो एक बेसिक कहानी थी कि गांधी जी ने फास्ट क्यों रखा था पूना पैक्ट के टाइम, और बहुत ही फेमस हुआ था वो फास्ट। ठीक है। हाँ जी, यहाँ तक चीजें क्लियर है कि नहीं है? अगर कोई डाउट हो तो प्लीज डू लेट मी नो। यहाँ तक क्लियर है तो प्लीज गिव मी थम्स अप। यहाँ तक कुछ पूछना है तो बताइए। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 24। हाँ जी, कुछ पूछना तो नहीं है आप तक? चलिए तो आगे बढ़ते हैं सर। नेक्स्ट क्वेश्चन। हु लेड द बरदौली सत्याग्रह इन 1928? 1928 में बरदौली सत्याग्रह किसने लीड किया था? मोरारजी देसाई, एम के गांधी, महादेव देसाई या वल्लभ भाई पटेल? ताजुन जी, इसका एक ही इलाज है, ये सिर्फ आपकी दिक्कत नहीं है, सबकी दिक्कत है ना। ये जो बादाम खाते हैं उनकी भी दिक्कत है। तो उसका तरीका यही है, रिवीजन रेगुलर करिए। बार बार रिवीजन ही आपकी ये परेशानी का हल है, और कोई नहीं। तो बरदौली सत्याग्रह हमेशा ध्यान रखना, ये किसने लीड किया था? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने लीड किया था। ठीक है। आज का जो गुजरात है वहां पर एक जगह है बरदौली। वहां पर बहुत सारी फ्लड्स आई, फेमाइन्स आई 1925 में। पर ब्रिटिशर्स को इससे कोई मतलब नहीं था। उन्होंने जो टैक्स रेट था 22% और बढ़ा दिया। अब लोग कहाँ पर उसे देते? तो वहां की जो लोकल कांग्रेस कमेटी थी उन्होंने रिपोर्ट भी पब्लिश की 1928 में। फार्मर्स ने वल्लभ भाई पटेल को इनवाइट किया कि आइए यहाँ पर मूवमेंट करिए, प्रोटेस्ट करिए। पटेल जी ने कहा ठीक है हम आते हैं, मूवमेंट करेंगे। उन्होंने गांधी जी से भी रिक्वेस्ट किया अगर आप कांग्रेस इसमें हमारा साथ देती तो हम भी नॉन वायलेंस मूवमेंट में कांग्रेस का साथ देंगे। तो टिट फॉर मतलब एक दूसरे का क्विड प्रो क्यो एग्रीमेंट हुआ, और एग्रीमेंट इन द सेंस वर्बल एग्रीमेंट। फिर पटेल जी वहां पर गए। गांधी जी ने भी इसके अगेंस्ट अपनी मैगजीन यंग इंडिया में काफी कुछ लिखा। वहां पर लोकल लेवल पे प्रोटेस्ट हुई। एक एक घर घर जाके लोगों को कहा गया कि आपको ब्रिटिशर्स को रुपए टैक्स में 1 रुपया नहीं देना है। लोगों को कसम दिलवाई गई। हर कम्युनिटी के लोग यहाँ पर मौजूद थे। कसम दिलवाई गई कोई भी टैक्स पे नहीं करेगा, और जो भी टैक्स पे करेगा उसे सोशली बॉयकॉट कर दिया जाएगा। एक लार्ज नंबर में विमेन एक्टिविस्ट यहाँ पर पार्टिसिपेट करती हैं, और जो विमेन इसमें पार्टिसिपेट करती हैं उन्होंने ही वल्लभ भाई पटेल को टाइटल दिया था सरदार का। ठीक है। तो वल्लभ भाई पटेल को यहीं से टैग मिला था सरदार का, तब से वो कहलाने लगे सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है। ईश्वर के नाम की शपथ दिलाई जाती थी कि आप टैक्सेस पे नहीं करेंगे। जिन्होंने टैक्स पे कर दिया या जो ब्रिटिशर्स के सपोर्टेड थे उन्हें सोशली बॉयकॉट करा गया। ठीक है। तो ये सारी चीजों के बाद जब ब्रिटिशर्स परेशान हो गए तो उन्होंने एक कमीशन बैठाया, मैक्सवेल ब्रूमफील्ड कमीशन। और उन्होंने कहा कि ठीक है 22% नहीं, 22% को घटा के हम कितना कर देते हैं, 6%। तो यहाँ से ब्रिटिशर्स ने उनकी बात मान ली। जब प्रोटेस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ने लगा तो यहाँ से ब्रिटिशर्स को भी झुकना पड़ा, और ये प्रोटेस्ट फिर सक्सेसफुल हुआ। और यहाँ से फिर नेशनल लेवल पे वल्लभ भाई पटेल की बहुत तारीफ हुई। ये मुद्दा भले ही था लोकल का, लेकिन इसका एक नेशनल लेवल पे काफ़ी न्यूज़ में ये चर्चा में रहता था। और यहाँ से एक नेशनल लेवल फेम भी मिलने लगी थी सरदार वल्लभ भाई पटेल को। ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट सत्याग्रह था इन द लाइफ ऑफ सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो सवाल आता है तो दो तीन तरह के सवाल यही बनते हैं। एक तो ये बनता है कि बरदौली सत्याग्रह किस लोकेशन में हुआ था? गुजरात। किस ईयर में हुआ था? 1928। तीसरा, इसके लीडर कौन थे? लीडर थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है। तो ये दो तीन क्वेश्चन इससे आपको देखने को मिलता है। ठीक है सर। चलिए, तो ये आज के क्वेश्चन थे। 25 क्वेश्चन आज ही हम लोगों ने कंप्लीट करे। आगे के आगे जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाता सैटरडे तक ये सीरीज आपकी कंटिन्यू रहेगी। अब आपका आज मेरे ख्याल से वेडनेसडे है या थर्सडे है। ठीक है। तो अभी 2 दिन और रहेंगे, फ्राइडे सैटरडे 2 दिन। अभी 50 क्वेश्चन हम लोग और कर लेंगे। ठीक है। तो एंजियस नहीं होना है, तैयारी अपना बिल्कुल जोरों शोरों पे करते रहना है। ठीक है सर।
तो लेक्चर अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कर देंगे, बाकी अपने कलीग्स के साथ शेयर कर देंगे। इसका रिकॉर्डिंग आपको यूट्यूब पे मिल जाएगा, पीडीएफ आपको मैं ग्रुप पे भेज दूंगा, ठीक है, डेली आपको पीडीएफ भेजी जा रही है। और अगर आपको पीडीएफ नहीं मिल रही है तो मुझे इस नंबर पे व्हाट्सएप कर दिए, 9990784642। अगर पीडीएफ इसका नहीं मिले और आपको चाहिए हो तो इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं। इस नंबर का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है सर। मिलते हैं फिर सर अगली क्लास में। थैंक यू मोंकांग जी, ठीक है, थैंक यू एवरीवन। बस आपको फ्रूटफुल रिजल्ट लेके आना है ना, अपना बेस्ट करना है। एग्जाम में जब भी जाओ अपना बेस्ट करना है, जो भी कर सकते हो बेस्ट करना है ना, ये नहीं कि बस निकालना ही निकालना है। जितना भी कर सकते हो बेहतरीन से बेहतरीन करके आना है, ठीक है सर। चलिए फिर मिलते हैं अगली क्लास में। टिल देन गुड बाय, हैव अ नाइस डे।